नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप मीमांसा एक्सीलेंट एकेडमी में आप सभी लोगों को पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपके लिए क्लास 9th के सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस से उसका लेसन नंबर 1 जो कि वेरी इम्पोर्टेंट है, लोकतंत्र से संबंधित इस वीडियो को देखेंगे और इसमें समझेंगे। इसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जिसमें पिछले ही एग्ज़ाम में जो बीपीएससी में सबसे अधिक लोकतंत्र सिविक्स में पूछा गया था यानी पॉलिटिकल में आया था, तो उसी को हम लोग एक विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और समझते हुए चलेंगे। और इसमें जो महत्वपूर्ण इसकी पॉइंट होंगे उनको भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों है। अगर हम लोग देखते हैं कि लोकतंत्र क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है, इनको हम बहुत ही सरल परिभाषा में समझेंगे और शुरुआत भी इसी से करेंगे। फिर हम इनको बारी बारी से इनके बिंदुओं को बहुत ही व्यवहारिक रूप से इसके अर्थ जानेंगे इसके बारे में, और हमारा यहाँ लोकतंत्र का उद्देश्य क्या है और किसी भी सरकार के लिए लोकतंत्र होने की न्यूनतम विशेषताओं को क्या चिन्हित किया गया है, इनको हम लोग इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। और इसको पूरा पढ़ने के बाद इसकी विशेषताएं भी देखेंगे। लोकतांत्रिक गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर क्या है ये भी देखेंगे। और इसको पढ़ने के अंत में वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें। अंत में इसके जो लक्ष्य हैं उसको भी देखेंगे और बृहत परिभाषा में पढ़ेंगे हम लोग इसको और समझेंगे कि लोकतंत्र के बारे में क्या है। तथा अगर इस समकालीन दुनिया में अगर हम लोग देखें तो लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है। अगर लोकप्रिय शासन पद्धति है तो क्यों है ऐसी, इसको भी हम लोग समझते हैं। और इसमें कौन सी चीज़ें ऐसी दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर बनाती हैं लोकतंत्र में, तथा शासन की सर्वोत्तम जो व्यवस्था है वो क्या है। इन सवालों के बारे में हम लोग इस वीडियो में अच्छे से चर्चा करते हैं। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं इस वीडियो में अपने सेशन की कि लोकतंत्र के इस प्रथम लेसन की ओर से। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि लोकतंत्र क्या है। इसे हम एक स्टोरी के रूप में समझेंगे, लेकिन एक फास्ट चलेंगे। आपको बुक के लेसन से है, लेकिन उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको पढ़ते हुए चलेंगे। लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र की अब तक की आपकी समझ के आधार पर कुछ उदाहरण देते हुए सरकारों की कुछ सामान्य विशेषताएं हैं। जैसे लोकतांत्रिक सरकारें और गैर लोकतांत्रिक सरकारें, यानी लोकतांत्रिक सरकारें जो हैं वो किस ढंग से अपना कार्य करती हैं और गैर लोकतांत्रिक सरकारें वो किस रूप से अपने कार्यों को करती हैं, इनको हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग शुरुआत करते हैं और एक सरल भाषा में समझते हैं कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र शासन एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। यानी लोकतंत्र ऐसा शासन है जिसमें किसी भी देश के लिए जो शासक चुना जाता है उसका चुनाव कौन करते हैं, लोग करते हैं, यानी एक आम जनता करती है। उनके द्वारा लोकतंत्र शासन का चुनाव किया जाता है और लोकतंत्र में ही क्या करती है, जनता द्वारा एक चुना जाने वाला शासक होता है, उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। आगे पढ़ते हैं हम इसमें। लोकतंत्र क्यों जरूरी है और कितना उपयोगी है, कुछ बिंदुओं के साथ हम लोग समझते हैं। जैसे लोकतंत्र जो है हर व्यक्ति को एक अपना शोषक, यानी लोकतंत्र हर व्यक्ति को एक अपना शोषक जो है आप बन जाने का अधिकार देता है, यानी स्वयं में कुछ करने का अधिकार देता है। यह लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण है पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि लोकतंत्र का मतलब है अपने तानाशाहों का चुनाव करना, पर उनके मुंह से अपनी इच्छा की बातें सुनने के बाद। यानी लोकतंत्र का मतलब है अपने तानाशाहों का चुनाव तो करते हैं हम लोग, पर उनके मुंह से
अपनी इच्छा की बातें सुनने के बाद चुनाव करते हैं। पहले उनसे सुनते हैं कि आप जनता के लिए क्या करेंगे और जनता के लिए क्या करने वाले हैं। इनके बाद सुनने के बाद यानी उनकी बातों को, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं कि व्यक्ति की न्यायप्रियता लोकतंत्र को संभव बनाती है। व्यक्ति की न्यायप्रियता लोकतंत्र को संभव बनाती है, लेकिन अन्याय के प्रति व्यक्ति का रुझान लोकतंत्र को जरूरी बनाता है। यानी अन्याय के प्रति व्यक्ति का जो रुझान है वो लोकतंत्र को जरूरी बनाता है, क्योंकि जो स्वयं शासक होते हैं, जो कि पहले एक राजाओं के रूप में थे, वो कुछ अलग रूप से चलते थे, और लोकतंत्र क्या जनता के द्वारा एक शासक बनता है और जनता के द्वारा ही कुछ महत्वपूर्ण, जनता को देख करके ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं या करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि लोकतंत्र शासन पर ऐसा तरीका है जो सुनिश्चित करता है कि हम जैसी सरकार के लायक है वैसी सरकार ही हम शासन पर यानी शासन करें। लोकतंत्र शासन का ऐसा तरीका है जो सुनिश्चित करता है कि हम जैसी सरकार के लायक हैं वैसी सरकार ही हम पर शासन करे या शासक करे। ठीक है, तो इस प्रकार का ये लोकतंत्र का ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि लोकतंत्र की सारी बुराइयों को और अधिक लोकतंत्र से ही दूर किया जा सकता है। यानी लोकतंत्र के माध्यम से ही लोकतंत्र की बुराइयों को भी हम दूर कर सकते हैं, और लोकतंत्र के माध्यम से ही हम कोई भी अन्याय को, किसी के ऊपर होने वाले अन्याय को दूर कर सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं। जो ये इमेज हम लोगों को दिख रही है जिसमें लिखा है डेमोक्रेसी, ये बहुत ही ओल्ड इमेज है। ये उस टाइम का कार्टून है जब इराक में अमेरिका और अन्य विदेशी शक्तियों की उपस्थिति में चुनाव के समय यह कार्टून बना था। और यह कार्टून क्या कहता है कि इसमें डेमोक्रेसी को इस तरह क्यों लिखा गया है, यानी डेमोक्रेसी को इस तरह क्यों लिखा गया है, इसका महत्वपूर्ण आपको एक इमेज के माध्यम से दिख रहा है। और यह जो बनाया हुआ था वो बनाया था स्टीफन पेरे ने। ये जो आपको इमेज दिख रही है डेमोक्रेसी, ये स्टीफन पेरे ने बनाया था, जो कि थाईलैंड केगल कार्टून यानी थाईलैंड में बना था। आगे पढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं लोकतंत्र की विशेषताएं। महत्वपूर्ण पॉइंट है, लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। जैसा कि यह एक परिभाषा के रूप में है, लोकतंत्र कैसे कहते हैं, एक और सरल भाषा में, कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। यानी जनता के द्वारा ही किसी देश का शासक चुना जाता है, उसे हम लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। अब हम समझते हैं कि पॉइंटों के अनुसार चलेंगे और इसकी विशेषताएं देखेंगे हम लोग कि शासक कौन, यानी इस लोकतंत्र के अनुसार जो जनता चुनती है तो वो शासक कौन है। किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारियों का चुना हुआ होना आवश्यक है, और लोकतंत्र में वे कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं। इन बातों को हम लोग समझते हैं और इन पॉइंटों को एक बारी बारी से समझते हुए चलते हैं और पढ़ते हैं आगे। जैसे कि और पढ़ेंगे इसमें कि किस तरह के चुनाव को हम लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं, या कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें किसकी हैसियत है जो इसमें भाग ले सकते हैं, सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे। इन सभी पॉइंटों को हम लोग इस वीडियो में एक अच्छे से समझेंगे। और अब चलते हैं समझते हुए, इन पॉइंटों को बारी बारी से समझते हैं कि पाकिस्तान में यानी जो प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के जो हाथ होते हैं वो इस प्रकार से, एक हम देश लेते हैं पाकिस्तान से, वहाँ उदाहरण है और उससे महत्वपूर्ण इस उदाहरण से
जो लोकतंत्र की विशेषता है उनको समझते हैं। पाकिस्तान में जनरल परवेज एक मुशर्रफ थे जो कि अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की थी। कहने का मतलब पाकिस्तान में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जनरल परवेज मुशर्रफ, जिन्होंने अक्टूबर 1999 में एक सैनिक तख्तापलट किया था, यानी सैनिकों के बीच तख्तापलट किया था और तख्तापलट की अगुवाई की। और उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को, यानी जो वहाँ सरकार थी वो लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई थी, उसे उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित किया। यानी जो वहाँ लोकतांत्रिक सरकार थी उसे उन्होंने हटा दिया और उस देश का मुख्य कार्यकर्ता, यानी जो कार्य उन्होंने अपने हाथ में संभाला और वहाँ के मुख्य कार्यकारी के रूप में बन गए। बाद में उन्होंने खुद को क्या किया, एक राष्ट्रपति घोषित किया। और 2002 में एक जनमत क्या हुआ कि 2002 में एक जनमत संग्रह करा के अपना कार्यकाल जो है वो 5 साल के लिए बढ़वा लिया। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक राष्ट्रपति के रूप मुख्य कार्यकारी के रूप में देश के बने, उसके बाद खुद को राष्ट्रपति घोषित भी कर लिया और उसके बाद 2002 में एक जनमत संग्रह करा के अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़ा भी लिया। और इन्होंने क्या किया था कि 5 साल के लिए जब अपना कार्यकाल बढ़वा लिया और पाकिस्तानी जो मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह का एक धोखाधड़ी और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क, देखिए आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना और एक एक पॉइंट को हम लोग देखते हुए चलेंगे। 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। यानी एक लीगल मानवाधिकार के रूप में जैसे होता है ना, सेम उसी हिसाब से 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला और इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। यानी इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति जो है वो क्या कर सकता है, राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर भी एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है जिसके ज़्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं। कैसे हैं? फौजी अधिकारी हैं। और इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास थी। यानी जो सर्वोच्च सत्ता जो थी वो वहाँ के राष्ट्रपति जो कि जनरल मुशर्रफ के पास थी और वहाँ के जो सर्वोच्च सत्ता की जो सेना अधिकारी थी उनके पास। आगे बढ़ते हैं कि जो जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र ना कहने के अनेक ठोस कारण हैं। यानी यह जो बात कही जा रही है वो लोकतंत्र की बात नहीं है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही कारण पर ही चर्चा करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया है? हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक जबरन था और ये जबरन जो सिस्टम होता है वो एक स्वयं का शासक होता है, वो जनता के प्रति जनता के द्वारा नहीं चुना गया। इसे हम लोकतंत्र नहीं कहेंगे। और लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे। वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते। अंतिम फैसला सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के हाथ में था, जो जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। ऐसा जो तानाशाही और राजशाही वाले अनेक शासन व्यवस्थाओं में होता है। यानी ऐसे हम लोकतांत्रिक नहीं कहेंगे,
यह एक तानाशाही राज्य या शासक कहेंगे, जो कि ऐसी अन्य व्यवस्थाओं में देखने को मिलता है। वहाँ औपचारिक रूप से चुनी हुई संसद और सरकार तो होती है, पर असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती है। कुछ देशों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है, ना कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में। ऐसे लोगों का शासन, यानी इसे लोकतांत्रिक नहीं कहेंगे, इसे लोगों का शासन नहीं कहेंगे, क्योंकि लोकतांत्रिक में क्या होता है, लोगों का भी उसमें मत चलता है। इससे हम लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंचते हैं कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए, ना कि एक शासक के पास। इस महत्वपूर्ण पॉइंट पर हम लोग आते हैं कि लोकतंत्र में, इसमें लास्ट में यही निष्कर्ष निकलता है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए, ना कि एक तानाशाही शासक के पास। हम लोग अब देखते हैं, एक इमेज है, जैसे कि सीरिया पश्चिम एशिया का एक छोटा सा देश है। सीरिया जो है एक पश्चिम एशिया का छोटा सा देश है। शासक बूथ पार्टी और उसकी कुछ सहयोगी पार्टियों को ही देश में राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति है। इस कार्टून को चीन और मैक्सिको पर भी लागू किया जा सकता है, जो कार्टून है, क्योंकि लोकतंत्र के माथे पर पत्तों से बना ताज का क्या महत्व है। जब तक बूथ पार्टी की सदस्यता का फॉर्म भरकर उसकी सदस्यता नहीं बनोगी, अंदर नहीं आ सकती, यानी बूथ पार्टी के अंदर आप नहीं आ सकती। ये लोकतंत्र का ही एक रूल है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो इस प्रकार की इमेज हम लोगों को दिख रही है, वो एरेस कोकल कार्टूस.com कोकल कार्टूस 22 जनवरी 2005 को बनाई गई थी, और यह कार्टून लातिनी अमेरिका के संदर्भ में बना था। यह पाकिस्तान पर भी फिट बैठता है। कुछ अन्य देशों के बारे में सोचिए तो यह कार्टून लागू हो सकता है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। देखिए, लोकतंत्र है, ये थोड़ा सा कठिन होगा वीडियो और समझने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, लेकिन आप इसको रिपीट करें तो आपको मैं एक एक बारीकी सी पॉइंट को मैं आपको इसमें समझाते हुए चलेंगे, एक एक पॉइंट को हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। चीन की संसद को कबांगुओ रेमन दाइबियो यानी दाइबियायो दाहुई, यानी वहाँ की एक संसद, राष्ट्रीय संसद का नाम है, जिसे हम कहते हैं कबांगुओ रेमन। देख लेते हैं, चीन की संसद को कबांगुओ रेमन दाइबियाओ दाहुई राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं इसको हम। चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष के बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। जैसा कि अपने भारत देश में भी 5 वर्ष, एक निश्चित 5 वर्ष के बाद एक चुनाव होता है, सेम उसी प्रकार से चीन में भी 5 वर्ष में संसद के लिए प्रति वर्ष 5 वर्ष बाद नियमित चुनाव होते हैं, और इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। यानी जो चीन की संसद का नाम है कबांगुओ रेमन दाइबियाओ दाहुई, यानी जो राष्ट्रीय जन संसद है, यह जो है राष्ट्रपति का इलेक्शन करवाती है। इसमें पूरी जो चीन है से करीब 3000 सदस्य आते हैं, यानी जो इसमें सदस्य शामिल होते हैं वो चीन में लगभग करीब 3000 सदस्य शामिल होते हैं, और कुछ सदस्यों का चुनाव भी सेना भी करती है। इसमें क्या है, कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है, और चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है। वहाँ की एक पार्टी है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, उससे क्या है, जो उम्मीदवार होते हैं चुनाव लड़ने वाले, उनको उससे मंजूरी लेनी पड़ती है। किससे? कम्युनिस्ट पार्टी से। 2002 और 2003 में हुए चुनावों में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंध कुछ छोटी पार्टियों के
सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। यानी अगर चीन की बात करें तो सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। 2002 और 3 की बात कर रहे हैं। और 1930 में आज़ाद होने के बाद से मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। अभी हमने पढ़ा चीन की बात, जो वहाँ पर क्या है, सबसे अधिक जो सरकार बनती थी वो किसकी बनती थी? कम्युनिस्ट पार्टी की। और 1930 में जब आज़ाद होने के बाद मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए, यानी राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते थे मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद। देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई, लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में PRI यानी इंटरनेशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी नाम की एक पार्टी की जीत हुई। और इसमें क्या हुआ कि जो मैक्सिको था इसमें कभी भी फौजी शासन या तानाशाही शासन नहीं आया, लेकिन सन 2000 की अगर बात करें तो सन 2000 तक हर चुनाव में PRI यानी इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी के नाम से एक नाम की पार्टी बनी और उसी को जीत मिलती थी। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे पर कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी। यानी जो वहाँ पर पार्टी थी, कौन सी पार्टी थी? पार्टी थी PRI यानी इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी के नाम से एक पार्टी थी, जो कि उसी पार्टी की जीत होती थी। और वहाँ पर कभी विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे पर उनकी कभी भी जीत नहीं होती थी। चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए PRI कुख्यात थी। यानी वहाँ की जो PRI थी वो वहाँ से एक प्रसिद्ध थी, क्योंकि सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य था। यानी ये वहाँ पर एक नियम बनाते थे कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको सभी को उस पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य था। सरकारी स्कूलों के अध्यापक या अपने छात्र छात्राओं के माँ बाप से भी PRI के लिए वोट देने को कहते थे। यानी चारों तरफ से एक प्रेशर था कि PRI को ही वोट देना है। मीडिया भी जब तक विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नज़रअंदाज ही करती थी। कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह कर दिया जाता था, जिससे अनेक लोग वोट ही नहीं डाल पाते थे। इस प्रकार की जो वहाँ की व्यवस्था थी PRI की, इस रूप से अपना शासन चलाते थे, जो कि हर बार उन्हीं की जीत होती थी। और PRI अपने उम्मीदवारों को चुनाव अभियान पर काफ़ी पैसे खर्च करती थी। तो इस प्रकार से PRI वहाँ के लिए सर्वश्रेष्ठ एक पार्टी थी और हमेशा ही उसकी जीत होती थी। यानी अब हम कह सकते हैं कि जो ऊपर वर्णित हमने चुनावों के लोगों द्वारा अपने शासक चुनने का उदाहरण मान सकते हैं, लेकिन इन उदाहरणों को पढ़ने के बाद यही लगता है कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ काफ़ी सारी समस्याएं हैं। यानी इस प्रकार से इन उदाहरणों को पढ़ने के बाद तो यही लगता है कि हम ऐसा नहीं कह सकते, यहाँ काफ़ी सारी समस्याएं हैं। चीन के जो चुनावों में लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प ही नहीं होता था। लोगों को शासक दल या उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों को ही वोट देना होता है। क्या हम इन मनपसंद चुनाव कह सकते हैं? नहीं। मैक्सिको के मामले में ऐसा लगता है कि कहने के विकल्प होते हुए भी असल में वहाँ की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प न था। किसी भी तरह वहाँ शासक दल को पराजित नहीं किया जा सकता था, लेकिन लोगों के चाहने पर भी नहीं, वहाँ हुए जो चुनाव है वो निष्पक्ष नहीं थे।
वहाँ पर जो PRI थी वो अपने ही पक्ष में सारे चुनाव को कराती थी। इस प्रकार हम लोकतंत्र की अपनी समझ में एक अन्य विशेषता या गुण को जोड़ सकते हैं। यानी जो मैंने अभी इस बातों को बताया तो यह एक लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं होता। चुनाव में एक से ज़्यादा असली राजनीतिक विकल्पों के बीच सुनने की स्थिति भी होनी चाहिए। लोगों के पास यह विकल्प रहना चाहिए कि वे चाहे तो शासक दल को गद्दी से उतार दें। इस प्रकार से लोकतंत्र निष्पक्ष, यानी अब हम लोग निष्कर्ष पर आते हैं तो लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हों। यानी इस प्रकार से वहाँ का कहीं का भी चुनाव होना चाहिए कि जो लोकतंत्र है वो निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित हो और वहाँ पर सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार का समान अवसर मिलना चाहिए। अब हम लोग पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, यानी एक व्यक्ति जो है उसका एक ही वोट होता है और एक ही मोल होता है। 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। 2015 की बात करें तो 2015 में सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। यानी लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौम वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा था। अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया में मान लिया गया है कि जो वोट डालते हैं वो वयस्क ही डाल सकते हैं, पर किसी भी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण भी कम नहीं है। अगर हम देखें तो ऐसे भी उदाहरण हम लोगों को देखने को मिलते हैं जो कि वोट डालने को उनको अधिकार नहीं दिया गया था। जैसे कि अगर हम बात करें 2015 में सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। दूसरा ऐसा पॉइंट हमें देखने को मिलता है कि एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के लिए कुछ इस तरह से नियम बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती थी। यानी वहाँ के जो रूसी अल्पसंख्यक थे वो मतदान के लिए, यानी मतदान डालने के लिए बहुत मुश्किल था। और जैसे 2015 में सऊदी अरब में औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। अगर हम बात करते हैं फिजी की, तो फिजी की जो चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज़्यादा था। यानी जो फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज़्यादा था। इस प्रकार से अगर मैं देखूं तो लोकतंत्र राजनीतिक समानता की बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। लोकतंत्र जो है वो राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है और इस प्रकार से हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को जान लेते हैं। हमारी तीसरी जो विशेषता है वो है लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। ये हमारी लोकतंत्र की तीसरी विशेषता। इस प्रकार से हमने जाना तीसरी विशेषता को। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। कानून का राज और अधिकारों का आदर। कानून का राज और अधिकारों का आदर, इसको पॉइंट को हम लोग समझते हैं। जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली थी। यानी जिम्बाब्वे को जो 1980 में अल्पसंख्यक जो गोरे थे वहाँ के, उससे उन्हें उनके शासन से मुक्ति मिली थी। उसके बाद देश पर जानू PF दल का राज है। यानी उसके बाद देश पर जानू PF दल का राज है जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी। इसके नेता जो थे वो रॉबर्ट मुगाबे आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे थे और चुनाव नियमित रूप से होते थे और सदा जानू PF दल ही जीतता था। यानी जिम्बाब्वे को अगर बात करें तो वहाँ पर जानू PF ही दल जीतता था और राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय थे। जो जानू PF दल ही यानी वहाँ पर जीतता था और वहाँ के जो राष्ट्रपति मुगाबे थे वो कम लोकप्रिय नहीं थे।
पर वे चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते थे। आज़ादी के बाद से उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की थी और उसकी जवाबदेही को कम किया था। इसने मुगाबे ने, जो वहाँ के राष्ट्रपति थे जिम्बाब्वे के। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था और उनकी सभाओं में गड़बड़ कराई जाती थी। सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया था और एक ऐसा कानून भी था जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करता था और टेलीविज़न और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण था। इस प्रकार से ये आपको एक उदाहरण है कि लोकतंत्र से हटकर के किस प्रकार से शासन चलता था और लोकतंत्र क्यों जरूरी है। और उन पर जो सिर्फ शासक दल के विचार ही प्रसारित होते थे। अखबार स्वतंत्र थे पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को क्या परेशान किया जाता था और सरकार ने कुछ ऐसे अदालती फैसलों को परवाह ना की जा उसके खिलाफ जाते थे और उसने जजों पर भी दबाव डाला था, जो कि 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया था। ये जिम्बाब्वे का उदाहरण बताता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक ज़रूरत है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं। लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं, यानी लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं, लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकते हैं। अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनावों पर नज़र डालना ज़रूरी है, पर उतना ही ज़रूरी है कि चुनाव के पहले और बाद की स्थितियों पर भी नज़र डाली जाए। चुनाव के पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूह के कामकाज समेत सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार जो है वो नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकार का आदर करें और उनको सोचने की, अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचार को व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने और राजनीतिक गतिविधियां करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस प्रकार से हमने हमारी चौथी विशेषता जो है कि एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। यानी चौथी विशेषता हमारी क्या है कि एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है, अपने अनुसार नहीं चलती है। अब इन परिभाषाओं का अगर हम लोग सारांश देखें, एक निष्कर्ष देखते हैं, तो लोकतंत्र जो है वो सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, ना कि शासन लोगों का चुनाव करती है। ये हमारी चौथी विशेषता थी। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। अगर हम इन चारों विशेषताओं के निष्कर्ष पर देखें और उसके अनुसार लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें क्या होता है कि जो लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं और चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष और अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहे तो मौजूद जो शासकों को बदल भी सकते हैं। यह लोकतंत्र का ही बल है और यह विकल्प अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हो। इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानून और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती है। इस प्रकार से ये लोकतंत्र कहलाती है। अगर हम कुछ विशेषताओं के बारे में बात करें कि लोकतंत्र के कामकाज या उसकी अनुपस्थिति के इन 5 उदाहरणों को पढ़िए। इनके मेल को लोकतंत्र ही उन प्रासंगिक विशेषताओं से कराए जाने की चर्चा ऊपर की गई है। जैसे कि बात करें विशेषताओं के बारे में, तो भूटान नरेश ने घोषणा की कि आगे से वे चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सलाह पर काम करेंगे। तो वो क्या होगा, कानून का शासन के रूप में काम करेंगे। ये विशेषता है वहाँ की। भारत से गए अनेक तमिल मजदूरों को श्रीलंका में वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया था, वो भी एक अधिकारों का सम्मान था। और नेपाल नरेश ने राजनीतिक जमावड़ों, प्रदर्शनों और रैलियों पर रोक जो लगा दी थी, तो वो एक व्यक्ति एक वोट एक मूल के रूप में था। और भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार विधानसभा भंग करने को असंवैधानिक ठहराया था, तो वो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबले के अनुसार था।
बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टियां इस पर सहमत हुई कि चुनाव के समय किसी पार्टी की सरकार ना रहे तो जो चुने हुए नेताओं द्वारा प्रमुख फैसले करना है। वीडियो आपको थोड़ा लंबा मिलेगा, लेकिन लोकतंत्र से वो सभी छोटी से छोटी बातें इस वीडियो में आपको देखने तथा सुनने को मिलेंगी। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, थोड़ा रुक के भी देख सकते हैं लेकिन स्किप ना करें। इसमें आपको एक एक पॉइंट मिलेगा लोकतंत्र की, क्योंकि ये थोड़ा कठिन लेसन है और इसमें छोटे छोटे पॉइंट भी एक महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं और बनते हैं, जिसमें कि आप अगर इन छोटे से पॉइंटों को भी अगर स्किप करते हैं तो हो सकता है इग्नोर करने से आपको बाद में लगे कि शायद मैंने पढ़ा नहीं था या मैंने पढ़ाया नहीं था। तो आप लोग इस पर ज़रूर देखें। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं इसमें, तो बने रहिए इस वीडियो में और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करते रहिए। और हम लोग अब पढ़ते हैं लोकतंत्र के खिलाफ तर्क, यानी लोगों के लोकतंत्र के खिलाफ तर्क कौन कौन से रहे हैं। यानी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें लोकतंत्र पसंद नहीं होता है, वो चाहते हैं कि नहीं इस प्रकार से काम हो, तो वो तर्क भी दिए, जैसे कि लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। ये कुछ व्यक्तियों का पॉइंट है, मत है कि इस प्रकार से लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, क्योंकि हर 5 साल में एक चुनाव होता है और इसमें क्या होता है, नेता जो है बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। दूसरा पॉइंट कहलाता है कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती है। इस पॉइंट को भी किसी ने अपने मत के अनुसार दिया और सही है, ये सभी लोग आप लोग जानते हैं कैसा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहलाता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। नेक्स्ट तर्क आता है कि चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता है, इसके चलते खराब फैसले होते हैं। यानी चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं चलता है और इसके चलते खराब फैसले भी होते हैं। तो इस प्रकार का भी पॉइंट हम लोगों को देखने को मिलता है लोकतंत्र के विपरीत। अगर नेक्स्ट देखते हैं कि लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सामान्य लोगों को पता नहीं होता है कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी, इसलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। यह लोकतंत्र के विपरीत तर्क थे। इस प्रकार से हमने लोकतंत्र से अपवाद भी सुने कि लोकतंत्र के अपवाद क्या हैं। अब हम लोग इसमें और भी पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं इस वीडियो में। कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भुखमरी नहीं हुई है। अगर चीन में भी बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती तो विपक्षी दल होता और सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती, तो इतने सारे लोग भूखों से नहीं मर सकते थे। अगर जहां स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश होता है तो उसमें भुखमरी, यानी कुछ अर्थशास्त्रियों का भी ये मत है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं लोकतंत्र के पक्ष में तर्क, यानी लोकतंत्र के पक्ष में भी तर्क है कि चीन में 1958 और 61 के दौरान पड़ा अकाल जो विश्व था, उसमें बहुत लोग मरे हुए थे, जो कि उसकी कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था। इस वजह से वहाँ पर इस प्रकार की हमें जो दिक्कतें सामने समस्याएं देखने को मिली और वहाँ पर लोग भूखों मरे हुए थे, क्योंकि वहाँ स्वतंत्र मीडिया भी इस चीज़ को नहीं दिखा सकती थी। इस प्रकार से लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है, क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। यानी अगर लोकतांत्रिक शासन पद्धति देखें तो अन्य सभी पद्धति से लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर अच्छी है, और क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही देने वाला स्वरूप भी है। अगर हम गैर लोकतांत्रिक सरकारों की अगर तुलना में लोकतांत्रिक सरकारों के बेहतर फैसले करने का एक अन्य कारण भी है। लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा और बहसें होती हैं, और लोकतांत्रिक फैसले में हरदम ज़्यादा लोग शामिल होते हैं और चर्चा करके ही फैसले होते हैं। बैठकें होती हैं, अगर किसी के एक मसले पर अनेक लोगों की सोच लगी हो
तो उसमें गलतियों की गुंजाइश कम हो जाती है और उसमें कुछ ज़्यादा समय ज़रूर लगता है, लेकिन महत्वपूर्ण फैसलों पर जो मसले होते हैं उन पर फैसला बिल्कुल सही निकलता, एक लाभप्रद होता है तथा गैर जिम्मेवार फैसले लेने की संभावना घटती है। इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है तथा जो इससे दूसरा जो तीसरा तर्क भी है, लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका भी उपलब्ध यह जो लोकतंत्र है वो कराता है। इस प्रकार से लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है, यानी लोकतंत्र के माध्यम से लोगों को सम्मान मिलता है और उनका जो अधिकार है वो भी हमें देखने को मिलता है। आगे देखते हैं कि लोकतंत्र के पक्ष में आखिरी जो तर्क है वो इस प्रकार से है, लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। इस प्रकार से लोकतंत्र जो है अन्य से बहुत ही बेहतर है। इसमें हम क्या है कि जब मतदाता बहुत नाराज हैं और अपने को सहन नहीं कर सकते, तो इस प्रकार से लोकतंत्र में भी इसको हमें देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से मतदाता का एक जो अधिकार है वो उसे अपना वोट किस प्रकार से डालना है और कहाँ दे सकता है, उसका एक स्वयं का अधिकार है, किसी का प्रेशर नहीं है इसमें। इस अगर इमेज को देखें तो यह कार्टून जो है कनाडा के 2004 में संसदीय चुनावों के ठीक पहले प्रकाशित हुआ था। इस कार्टूनिस्ट समेत सभी लोगों का मानना था कि लिबरल पार्टी एक बार फिर चुनाव जीत जाएगी और नतीजे आएंगे और लिबरल जो पार्टी है वो चुनाव हार जाएगी। यह जो कार्टून है वो इस बात को दर्शाता है। आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोकतंत्र का जो बृहत्तर अर्थ है उसके बारे में समझ लेते हैं कि लोकतंत्र का जो विशेष अर्थ है वो हम क्या है और किससे कह सकते हैं। कि हम जिन देशों में अगर जिस देश में लोकतंत्र होता है तो वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते हैं, सभी लोगों की तरफ से बहुमत को फैसले लेने का अधिकार होता है और यह बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाता है। बहुमत का जो शासन है वो भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है और यह जरूरी हो जाता है क्योंकि आधुनिक लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव नहीं हो सकता। अगर यह संभव हो तब भी हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने के जो समय है, इच्छा या योग्यता कौशल नहीं होता। तो इस प्रकार से यह लोकतंत्र का एक बृहत अर्थ है। जैसा कि हम कई बार लोकतंत्र का प्रयोग सरकार से अलग संगठनों के लिए भी करते हैं और इनके बारे में कुछ पॉइंट हैं, उनको हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों का जो परिवार है काफ़ी लोकतांत्रिक है। जब भी फैसला करना होता है तो हम सभी साथ बैठकर आपसी सहमति से फैसले कर लेते हैं। फैसले में मेरे विचारों का भी उतना महत्व होता है जितना मेरे पिताजी का। तो सेम उसी लोकतंत्र यानी किसी देश में जो लोकतांत्रिक शासन होता है सेम उसी प्रकार से कार्य करता है। जैसे कि अगर देखा जाए तो मुझे वे शिक्षक भी नापसंद हैं जो कक्षा में छात्रों को बोलने और सवाल पूछने की इजाज़त नहीं देते हैं। मैं तो ऐसा शासक या ऐसा शिक्षक पसंद करता हूं जो लोकतांत्रिक मानसिकता रखता हो। एक नेता और उसके परिवार के लोग इस पार्टी के सारे फैसले करते हैं, वो क्या लोकतंत्र की बात करेंगे? नहीं। लोकतंत्र शब्द इस तरह का प्रयोग फैसले लेने के उसके बुनियादी तरीके को उजागर करता है कि लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है कि उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद उनकी स्वीकृति से फैसले हों लेना चाहिए और बहुत शक्तिशाली ना हो उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होना चाहिए जितना कि एक बहुत शक्तिशाली का और एक बहुत कम शक्तिशाली का। इस प्रकार से लोकतंत्र में सभी का समान सम्मान होना चाहिए, चाहे वो इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भी भूखे पेट सोने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसला लेने में समान भूमिका निभानी चाहिए। इसके लिए वोट के समान अधिकार भर की ज़रूरत नहीं है। आगे हम लोग पढ़ते हैं इसमें कि अगर
अगर इसका मतलब देखें कि किसी भी देश में आदर्श लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र की जिन विशेषताओं की चर्चा हम इस अध्याय में की थी वो लोकतंत्र की न्यूनतम शर्तें हैं, पर इनसे यह आदर्श लोकतंत्र नहीं बनता है। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए और हर लोकतंत्र को इस आदर्श को पाने का प्रयास करना चाहिए। इस स्थिति में एक बार एक साथ सभी के लिए हासिल नहीं की जा सकती। इसके लिए लोकतांत्रिक फैसले लेने की प्रक्रिया को बचाए रखने और मजबूत करते जाने की ज़रूरत होती है। नागरिक तौर पर अगर हम देखें तो जो भी काम करते हैं वहाँ भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या ख़राब बनाने में मदद करता है और यही लोकतंत्र की ताकत और यही कमजोरी भी देश का भविष्य शासकों के कामकाज से भी ज़्यादा नागरिकों का कामकाज पर निर्भर करता है। इस प्रकार से यह लोकतंत्र है। खुद करें या खुद सीखें, जैसे कि अपने विधानसभा और संसदीय क्षेत्र के सभी मतदाताओं की संख्या का पता लगाएं और यहाँ पर कितने हैं इस प्रकार से देखें। अब हम लोग देखते हैं कि जो अभी तक हमने पढ़ा कि लोकतंत्र और अलोकतांत्रिक के बारे में, अब हम लोग देखते हैं कि एक क्वेश्चनों के माध्यम से हम लोग देखेंगे कुछ पॉइंटों को क्या सही है क्या नहीं। यानी जो पॉइंट रहेंगे वो 4 देशों के बारे में कुछ सूचना है। जैसे कि एक देश है हमारा का नाम से, जो लोग देश के आधिकारिक धर्म को नहीं मानते हैं उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है। क्या इस बात को हम लोग लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक रूप से अगर देखें, यानी इसमें बताएं कि ये लोकतांत्रिक है या अलोकतांत्रिक है या पक्का नहीं है। तो पहला देश जैसा है तो वहाँ पर क्या है कि जो लोग देश के आधिकारिक धर्म को नहीं मानते हैं उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है। तो यह बात हमारी कैसी है, लोकतांत्रिक या अलोकतांत्रिक? तो यह बात एक अलोकतांत्रिक है। दूसरा, अगर देश में अगर दूसरे देश की बात करें तो एक ही पार्टी बीते 20 वर्षों से चुनाव जीतती आ रही है, तो यह लोकतांत्रिक रूप में आती है या अलोकतांत्रिक? तो यह अलोकतांत्रिक रूप से देखी जा सकती है। पिछले 3 चुनावों में शासक दल को पराजय का मुंह देखना पड़ा, तो यह एक लोकतांत्रिक बात है। नेक्स्ट अगर देखते हैं, अगर घ नंबर की बात करें तो यह स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है। यहाँ जो है वो स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है, तो यहाँ पक्का स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें तो इसमें भी हमें यही चीज़ बताना है। देश जैसे का होता है तो संसद सेना प्रमुख की मंजूरी के बिना सेना के बारे में कोई कानून नहीं बना सकती। संसद सेना प्रमुख की मंजूरी के बिना सेना के बारे में कोई कानून नहीं बना सकती, तो यह एक लोकतांत्रिक के रूप में। तो जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इनको हम लोग आप लोग अगर इसको स्क्रीनशॉट या कैप्चर करना चाहे तो देख सकते हैं और इन पॉइंटों को अच्छे से समझ लें। मैं इनको पढ़ के बता दे रहा हूं और आप लोग इसमें देखें और अपना माइंड लगाएं, क्योंकि ऊपर हमने परिभाषा अच्छे से पढ़ी और ये हम लोग देख सकते हैं कि ये लोकतांत्रिक है या अलोकतांत्रिक या पक्का नहीं। जैसे दूसरे पॉइंट में हमारा आता है कि संसद न्यायपालिका के अधिकारों को कटौती का कानून नहीं बना सकती। तीसरा देश कहता है देश के नेता बिना पड़ोसी देश की अनुमति के किसी और देश से संधि नहीं कर सकते। नेक्स्ट, देश के सारे आर्थिक फैसले केंद्रीय बैंक के अधिकारी करते हैं, जिसे मंत्री भी नहीं बदल सकते। तो हम लोग इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, हम खुद ही बता रहे हैं कि इसमें क्या है क्या नहीं। जैसे कि पॉइंट कहता है कि संसद सेना प्रमुख की मंजूरी के बिना सेना के बारे में कोई कानून नहीं बना सकते। सेना यानी संसद सेना प्रमुख की मंजूरी के बिना, तो इस प्रकार से हमारा क्या है, यह एक लोकतांत्रिक है। संसद न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती का कानून नहीं बना सकती, यानी संसद न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती का कानून नहीं बना सकती। यह बात अलोकतांत्रिक है, ये लोकतांत्रिक है क्योंकि ये नहीं बना सकती ऐसा। देश के नेता बिना पड़ोसी देश की अनुमति के किसी और देश से संधि नहीं कर सकते, ये पक्का नहीं कर सकते। देश के इसमें ये क्या है, ये मतलब कर सकते हैं, संधि कर सकते हैं पड़ोसी देश को बिना बता करके भी, तो यह एक क्या है, एक लोकतांत्रिक के अंतर्गत आता है।
देश के सारे आर्थिक फैसले केंद्रीय बैंक के अधिकारी करते हैं, जिसे मंत्री भी नहीं बदल सकते। यह एक अलोकतांत्रिक बात है। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर रूप में अगर थर्ड को देखें, इनमें कौन सा तर्क है लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है और क्यों? तो इसमें तर्क देते हैं, लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं, बिल्कुल राइट है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दूसरों की तुलना में टकरावों को ज़्यादा अच्छी तरह सुलझाती हैं, सही है। लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती हैं। लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं, ये पॉइंट है। तो इन पॉइंटों के अनुसार हमने इसको पढ़ा। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार से हमने इस लोकतंत्र के लेसन को कंप्लीट किया और कुछ उदाहरण के तौर पर मैंने प्रश्नों को भी हल किया है और बताया है कि इसमें लोकतंत्र है या अलोकतांत्रिक या पक्का कुछ नहीं। तो इनको आप लोग भी अच्छे तरीके से पढ़ें और लोकतंत्र को रिपीट वीडियो करके ज़रूर देखें, क्योंकि थोड़ा सा कठिन है और इसमें महत्वपूर्ण इसी लेसन के बिंदुओं से बनेंगे जो प्रश्न। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ेंगे संविधान के बारे में। लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे इसमें, और लेसन नंबर 2 होगा संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ और क्यों किया गया। इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे और इनको जो पालन है वो कैसे होता है, इसमें संविधान में क्या है। और आपको इस वीडियो में मैंने लोकतंत्र पढ़ाया, अलोकतांत्रिक, दोनों में डिफरेंस बताया और इनको आप लोग सही से ध्यानपूर्वक पढ़ें और याद रखें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों को, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए हम लोग जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल संविधान के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।